नमस्कार, नेशनल खबर का हाई वोल्टेज प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। मुद्दे पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला इंटरव्यू आपको हाई वोल्टेज और नेशनल खबर दोनों यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। चलिए बहरहाल हम वापस मुद्दे पर आते हैं। डरते हैं माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने से, कहीं उनका बच्चा भी बड़ा होकर बेरोजगार ना बन जाए। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एक माता पिता अपने बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका सीधा सा जवाब होगा ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करें, घर के आर्थिक हालात सुधरें, पिता के कंधों का बोझ हल्का हो। क्या किसी के माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर पकौड़ा तले? क्या किसी के माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर ठेल लगाए? क्या किसी के माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर 10-10 हजार की प्राइवेट नौकरी के लिए दर दर भटके? सरकार कहती है कि हर किसी को सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए। हर किसी को सरकारी नौकरी दे पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी की जमीनी हकीकत क्या है भारत में, वो आज हम आंकड़ों के जरिए बताएंगे। और साथ ही साथ हमने इन आंकड़ों में कुछ और देश भी लिए हैं और उनकी तुलना हमने भारत से की है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्वे की। जैसा कि आप आंकड़ों में देख पा रहे हैं, जहां पर 1000 लोगों में 159 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। उसके बाद अगर बात करें स्वीडन की, तो वहां पर 1000 लोगों में 138 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्राजील की, तो वहां पर 1000 लोगों में 111 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। बात अगर अमेरिका की करें, तो वहां पर 1000 लोगों में 77 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। बात अगर चीन की करें, तो वहां पर 1000 लोगों में 57 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। और यहां मैं आपको यह भी बता देना चाहती हूं कि चीन एक ऐसा देश है जिसकी आबादी भारत से ज्यादा है। अब बात करते हैं अपने देश यानी भारत की, जहां पर 1000 लोगों में सिर्फ और सिर्फ 16 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। अक्सर देखा जाता है कि सरकारें बढ़ती आबादी का हवाला देकर अपने मौलिक कर्तव्यों से पल्ला झाड़ लेती हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन एक ऐसा देश है जिसकी आबादी भारत से ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो भारत से ज्यादा विकसित है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी समस्या को टाला जा रहा है, वो मुद्दा है बेरोजगारी का। अगर इस मुद्दे को हमने समय रहते नहीं उठाया, तो आगे चलकर यह देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बनेगा। अब तो हाल मानो ये है कि पहले तो लोग दिल लगाकर रोते थे और आज एसएससी का फॉर्म भरकर रोते हैं। हमारे देश में चुनावी नतीजे तो हफ्ते भर में आ जाते हैं, लेकिन नौकरियों का रिजल्ट सालों बीत जाती हैं, दिखाई नहीं देते। वहीं आप भी सुनिए हमारी सरकारों के बेरोजगारी पर खोखले वादे। साथियों, हमारी सरकार किस तरह काम करती है, कितनी तेज गति से काम करती है, 1 से लेकर के 10 तक का क्या होता है, वो राजस्थान हिसाब मांग रहा है। उन्होंने बेरोजगारों को भत्ता देंगे कहा था, बेरोजगारों को भत्ता देंगे ऐसा कहा था, दिया क्या? दिया क्या? या तो बेरोजगार है नहीं, और बेरोजगार है नहीं तो दिल्ली में फिर क्यों चिल्लाते हो रोजगार रोजगार का? और बेरोजगार है तो रुपये देते क्यों नहीं हो? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हां, ऑप्शन दे रहे हैं। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी और तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। अरे भाई, रोजगार की बात कब करोगे? और ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हिंदुस्तान का युवा देख रहा है, कह रहा भैया ये हुआ क्या? कोई राजा नहीं है लोकतंत्र में, ये हमारी जनता राजा है। ये जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी, जिसको चाहेगी उसको एक कुर्सी छीन लेगी। केवल चौकीदार नहीं, आपको ठोकीदार भी हटाना है। और सुना है कोई एक धमकीदार भी है यहां कहीं। आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है।
वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले। एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे। कितना बढ़िया धंधा चल रहा है। सवाल यही है वर्तमान की सरकार से कि अगर आप 370 हटा सकते हैं, अगर आप 3 तलाक खत्म कर सकते हैं, अगर आप यूएपीए एक्ट में संशोधन कर सकते हैं, अगर आप नागरिकता संशोधन कानून ला सकते हैं, अगर आप राम मंदिर बनवा सकते हैं, तो फिर आप युवाओं का भविष्य क्यों नहीं बना सकते। वही ये बेरोजगारी आज से नहीं है, बल्कि हर सरकार ने ये घड़ा भरा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि फूटा बीजेपी काल में है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी काल में सरकारी नौकरियां घटी हैं और बेरोजगारी की समस्या अपने चरम पर पहुंची है। 1971 की सरकार में 26,99,000 सरकारी कर्मचारी थे। 1981 में 34,07,000, मतलब थोड़ी वृद्धि हुई। 1991 में 38,13,000, मतलब थोड़ी सी और वृद्धि हुई। 1995 में 39,82,000, यानी कि थोड़ी सी और वृद्धि हुई। लेकिन 2004 के इस आंकड़े पर आप गौर करेंगे तो इसमें जो आंकड़ा है वो है 31,64,000, मतलब कि यहां भी सरकारी नौकरियां घटी। 2013 में 28,05,000 सरकारी कर्मचारी बचे। उसके बाद 2014 में 32,24,000। उसके बाद 2018 में यह आंकड़ा रह गया 31,18,000। कहते हैं कि सबसे बड़ा अपमान, अपशब्द और तिरस्कार किसी रिश्ते को जोड़कर नहीं होता, बल्कि बेरोजगारी सबसे बड़ा अपमान और अपशब्द है, जिसमें समाज आपको नकारा समझने लगता है। आपके माता पिता और पड़ोसी आपको बेकार मानने लगते हैं। आपके रिश्तेदार भी आपसे कन्नी काटने लगते हैं। वहीं आपने हमेशा सुना होगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आज हालत ऐसी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बेरोजगार। अब हम आपको 2 राज्यों के आंकड़े आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें एक राज्य है राजस्थान और दूसरा राज्य है यूपी। ये 2 राज्य हमने इसलिए चुने क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और यूपी में बीजेपी की, लेकिन दोनों राज्यों में समस्या एक ही है, वो है बेरोजगारी। आपको बता दें कि करीब 3 महीने पहले राजस्थान में बेरोजगार युवाओं ने धरना दिया था। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और धरना देने की वजह क्या थी वो हम आपको बताते हैं। 8 साल से अटके 10,029 पंचायती राज में पद, 3 साल से लटकी 1534 प्रयोगशाला सहायक भर्ती, 2013 से अटकी 10,000 से ज्यादा नर्सों की नियुक्ति। इस तरह 12 भर्तियों में 25 लाख नौजवान अपनी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। बचपन से आप सुनते आए होंगे कि नौकरी के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन सरकारों ने मानो नौकरी के लिए धरना और प्रदर्शन भी अनिवार्य कर दिया है। सरकारें अगर चिंतित होती तो राजस्थान के नौजवान नौकरी की आस में यूं शहीद ना होते। सरकारें अगर चिंतित होती तो किसी घर के बेटे यूं बेहोश ना होते। सरकारें अगर चिंतित होती तो किसी घर की बेटी बहुएं यूं धरने पर बैठने को मजबूर ना होती। 8 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2019 में 25 नवंबर को ये कहा था कि हमारी कमेटी बन गई, आपका सत्यापन लागू कर देंगे, लेकिन 1.5 साल हो गई उस चीज के बारे में आज तक वो कमेटी नहीं पता कहाँ गायब हो गई। इन सब हालातों को देखते हुए लगता है कि जैसे आज नेता बनना आसान है और सरकारी नौकरी पाना मुश्किल। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इलेक्शन और सिलेक्शन में बहुत बड़ा अंतर है। नेता किसी चुनाव में उतरते हैं तो नामांकन की तारीख तय होती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में नौकरी कब मिलेगी पता नहीं होता। इसके बाद नेताओं को चुनने का वोट किस दिन होगा तय रहता है, लेकिन भर्ती का विज्ञापन निकला तो इसकी परीक्षा भी होगी, कोई गारंटी नहीं। चुनावी नतीजा कब आएगा इसकी तारीख तय होती है, लेकिन भर्ती परीक्षा के नतीजे महीनों और कई बार वर्षों तक लटके रह जाते हैं। इलेक्शन का नतीजा आता है तो नेताजी शपथ किस दिन लेंगे इसकी भी तारीख तय होती है, लेकिन सरकारी नौकरी का नतीजा भी निकल गया तो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ये भगवान भरोसे रहता है। चुनाव में कोई विवाद हुआ तो अदालत से फैसला भी हाथों हाथ होता है,
लेकिन किसी नौकरी के लिए परीक्षा का मामला अदालत में गया तो वहां से फैसले की तारीख भी कब आएगी कुछ तय नहीं है। चलिए अब राजस्थान के बाद आपको यूपी में ले चलते हैं। यूपी में बीजेपी की सरकार है और यूपी में युवाओं का वो हाल है कि किताबें तो बहुत सी पढ़ी हैं, लेकिन नौकरी का चेहरा दूर दूर तक नहीं दिखा। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर राजेश लेखपाल का पूरी ही निष्पक्षता के साथ अंतिम पड़ाव तक पहुंचा। कौन बनाया था कि कोई दूसरा बना के? कौन आया था लेने? आखिर सीएम के ट्विटर हैंडल कैसे गया वीडियो आपका? आपको बताइए। एनसीआरबी के 2019 के आंकड़े कहते हैं कि देश में करीब जब 1,30,000 लोगों ने आत्महत्या की तो उनमें से 11,268 लोगों ने नौकरी न मिलने के कारण गरीबी या कर्ज में डूबकर हताश होकर सुसाइड की। यहां परीक्षा पास करके भी युवाओं पर बेरोजगारी का ठप्पा लगा है। उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हालत ये है, अखिलेश राज के आखिरी साल में निकली कई नौकरियों की भर्ती अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। 2016 में निकली सरकारी नौकरियों को भरने का काम अभी तक चल रहा है। दावा किया जा रहा था कि 2017 के बाद यूपी SSSC से निकली ग्रुप सी की एक भी नौकरी अभी तक किसी को नहीं मिल पाई। जब इस बात पर तहकीकात की गई तो पता चला कि यूपी SSSC ने पिछले 4 साल में 17,243 नौकरियां दी, लेकिन इनमें से करीब 2,500 नौकरियां ही 2017 के बाद निकली भर्तियों से जुड़ी हैं। अभी भी चयन आयोग के दफ्तर के बाहर न सिर्फ 2016, 2017, 2018, यहां तक कि 2019 के युवा भी नौकरी के रिजल्ट का इंतजार करते वहां पाए जाते हैं। मार्च में आप रिजल्ट देने की बात कहें 2020 में, तो सर अब 21 मार्च आ गया है, तो अभी तक आपका रिजल्ट क्यों नहीं बन पाया? कनिष्ठ 2016 भर्ती से हूँ। 4264 लड़के अपने भर्ती पूर्ण होने के इंतजार में 2016 से 2021 तक 4-5 वर्षों तक इंतजार के बाद आज तक सिर्फ टाइपिंग टेस्ट हुआ है, उसका भी रिजल्ट आना है और साक्षात्कार बाकी है। कब तक ज्वाइनिंग होगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं। पिछली सरकार में ये लोग फॉर्म भरते हैं और इस सरकार का भी कार्यकाल निकलने वाला है, अगली सरकार आने वाली है। इस तरह से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग काम कर रहा है। तो सवाल मेरा यही है कि अगर इलेक्शन में चुनाव से लेकर राजगद्दी तक हर काम तय तारीख पर होता है तो फिर सरकारी नौकरी के लिए युवाओं से पापड़ क्यों बिलवाए जाते हैं? अगर इलेक्शन समय से हो सकता है तो फिर सिलेक्शन समय से क्यों नहीं हो सकता? इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको यह भी बता दें कि हाई वोल्टेज का अगला मुद्दा आपकी डिमांड पर होगा, क्योंकि हाई वोल्टेज नाम का यह प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए आया है, आम लोगों की समस्याओं के लिए आया है, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा लोग जाने और लोगों के साथ शेयर करके जागरूकता बढ़ाने का भी काम करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।